हेलो दोस्तों, कैसे आप सब लोग। पेडलम मीडिया पे आपका स्वागत है। टुडे विल बी डिस्कसिंग डेली करंट अफेयर्स ऑफ 8 अगस्त 2020। और ये जो सेशन है ये बाइलिंगुअल है, इसमें हम इंग्लिश हिंदी दोनों में करंट अफेयर्स पढ़ते हैं। तो जल्दी इस सेशन को ज्वाइन कर लीजिए। और जिन्होंने जो चैनल है हमारा पेडलम मीडिया उसको सब्सक्राइब नहीं किया है उसको सब्सक्राइब कर लें एंड प्रेस द बेल आइकन टू रिसीव नोटिफिकेशन। तो चलिए हम लोग सेशन की शुरुआत करते हैं एंड देखते हैं कौन कौन सी इंपॉर्टेंट न्यूज़ हैं और उससे जुड़ी कोई अगर हमने पुरानी न्यूज़ पढ़ी है उसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो पहली न्यूज़ है, फर्स्ट न्यूज़ इज जीसी मुर्मू अपॉइंटेड एज न्यू सीएजी ऑफ इंडिया। जीसी मुर्मू को भारत का नया सीएजी नियुक्त किया गया है। तो अभी हमने कल ही पढ़ा था कि जो गवर्नर थे, लेफ्टिनेंट गवर्नर जम्मू और कश्मीर के जीसी मुर्मू, उन्होंने इस्तीफा दे दिया और प्रेसिडेंट ने उनका इस्तीफा एक्सेप्ट कर लिया था और उनकी जगह जो है मनोज सिन्हा जो है उनको जो है लेफ्टिनेंट गवर्नर जो है अपॉइंट किया गया था। कहाँ का? जम्मू एंड कश्मीर का नया लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है? मनोज सिन्हा है। एंड दिस अपॉइंटमेंट एज सीएजी, जो जीसी मुर्मू का अपॉइंटमेंट हुआ है एज सीएजी, वो रिप्लेस करेंगे जो अभी सीएजी थे जिनका नाम है राजीव महर्षि। ठीक है। और जीसी मुर्मू जो थे उनको अक्टूबर 2019 में लेफ्टिनेंट गवर्नर अपॉइंट किया गया था जम्मू और कश्मीर का और हाल ही में उन्होंने इस्तीफा दे दिया। ही इज एन 1985 बैच आईएएस ऑफिसर ऑफ गुजरात कैडर एंड ही ऑल्सो सर्व्ड एज द प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू द देन चीफ मिनिस्टर ऑफ गुजरात आनंदीबेन पटेल। तो वे गुजरात कैडर के 1985 बैच के आईएएस अधिकारी हैं। उन्होंने गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री आनंदीबेन पटेल के प्रधान सचिव के रूप में भी कार्य किया था। ठीक है। यहाँ पे जीसी मुर्मू की बात हो रही है, आप इनकी फोटो देख सकते हैं, ये है जीसी मुर्मू। और हम कैग की बात करें, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। तो ये एक इंडिपेंडेंट अथॉरिटी है। इट इज एन इंडिपेंडेंट अथॉरिटी स्टैब्लिश्ड अंडर आर्टिकल 148 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो जो अपॉइंटमेंट है जो कैग का, वो कहाँ पर दिया हुआ है? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 148 में दिया हुआ है। सीएजी इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो सीएजी की नियुक्ति कौन करता है? भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। जो कैग होते हैं, ही इज द हेड ऑफ इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट्स डिपार्टमेंट। जो भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा विभाग है उसका प्रमुख कौन होता है? सीएजी उसके प्रमुख होते हैं। ही कैन बी रिमूव फ्रॉम ऑफिस इन लाइक मैनर एंड ऑन लाइक ग्राउंड्स एज जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। तो जिस तरह से जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश हैं उनको हटाया जाता है, जिस मैनर में हटाया जाता है और जिन ग्राउंड्स पे उनको हटाया जाता है, उसी तरह से सीएजी को हटाया जा सकता है। एंड सीएजी इज entrusted with the responsibility to audit the accounts and activities of central, state and local government। जो सीएजी होते हैं उन्हें केंद्र, राज्य और स्थानीय सरकार के खातों और गतिविधियों के ऑडिट की जिम्मेदारी सौंपी जाती है। आप मुझे फटाफट से कमेंट करके बताइए, क्विकली कमेंट दैट सीएजी प्रेजेंट हिज रिपोर्ट टू whom। ओके, टू whom सीएजी प्रेजेंट हिज रिपोर्ट। तो सीएजी जो है किसको अपनी रिपोर्ट पेश करते हैं? क्विकली कमेंट। सीएजी किसको रिपोर्ट पेश करते हैं? यूनियन लेवल पे प्रेसिडेंट को रिपोर्ट शेयर की जाती है और जो स्टेट लेवल होता है उस पर जो है गवर्नर को सौंपी जाती है रिपोर्ट। ठीक है। और उसके बाद प्रेसिडेंट जो है, ये जो रिपोर्ट है सीएजी की, इसको ले करते हैं पार्लियामेंट में, यानी कि संसद में पेश की जाती है रिपोर्ट। और उसके बाद गवर्नर के द्वारा जो विभिन्न राज्य विधानसभाएं हैं उनमें पेश की जाती है सीएजी की रिपोर्ट। ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, हम लोग एक प्रश्न देख लेते हैं। Who has been appointed as the new CAG of India? भारत के नए सीएजी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? राजीव महर्षि, जीसी मुर्मू, मनोज सिन्हा एंड अजय त्यागी। सो व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस? क्या होगा इसका सही आंसर? किसको अपॉइंट किया जाएगा एज द न्यू सीएजी ऑफ इंडिया? क्विकली कमेंट, वेरी इजी। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, दैट इज जीसी मुर्मू। एंड राजीव महर्षि, he was the former CAG of India. Manoj Sinha has been appointed as the Lieutenant Governor of Jammu and Kashmir, and Ajay Tyagi, he is the present chairman of SEBI. And कल ही हमने पढ़ा था कि इनका जो कार्यकाल है उसको एक्सटेंड कर दिया गया है। अजय त्यागी के जो सेबी के चेयरमैन हैं उनको 18 महीने के लिए 18 मंथ्स तक का उनका एक्सटेंशन कर दिया गया है, यानी कि फरवरी 2022 तक उनको एक्सटेंशन दे दिया गया है। आगे चलते हैं हम लोग। लेट्स सी द नेक्स्ट न्यूज। पैनल फॉर वन टाइम रिस्ट्रक्चरिंग ऑफ लोन सेटअप बाय आरबीआई। आरबीआई द्वारा ऋणों के एक मुश्त पुनर्गठन के लिए पैनल की स्थापना
की गई है। एन एक्सपर्ट कमेटी हेडेड बाय कुंडापुर वामन कामत और केवी कामत हैज बीन अपॉइंटेड बाय आरबीआई फॉर वन टाइम रिस्ट्रक्चरिंग ऑफ लोन्स। कुंडापुर वामन कामत की अध्यक्षता में एक विशेषज्ञ समिति का गठन आरबीआई द्वारा ऋणों के एक मुश्त पुनर्गठन के लिए किया गया है। आरबीआई has also provided opportunity for restructuring of loans without downgrading of assets as per its prudential framework on resolution of stressed assets. So RBI it came out with the prudential framework on resolution of stressed assets on 7 June 2019, and then now it has provided the opportunity for restructuring of loans without downgrading of assets according to this प्रूडेंशियल फ्रेमवर्क। आरबीआई ने स्ट्रेस्ड एसेट्स के रेजोल्यूशन पर अपने प्रूडेंशियल फ्रेमवर्क के अनुसार परिसंपत्तियों के उन्नयन के बिना ऋण के पुनर्गठन का अवसर प्रदान किया है और आरबीआई 7 जून 2019 को स्ट्रेस्ड एसेट्स के रेजोल्यूशन पर प्रूडेंशियल फ्रेमवर्क के साथ सामने आया था। इसमें उधारकर्ता खाते को एनपीए के रूप में अपग्रेड करना शामिल है। एंड दिस एक्सपर्ट कमिटी विच विल बी हेडेड बाय केवी कामत, इट विल रिकमेंड financial parameter sector specific benchmark ranges to include into the resolution plans। तो जो ये अध्यक्षता केवी कामत की अध्यक्षता में जो ये समिति है विशेषज्ञ की, ये वित्तीय मापदंडों, सेक्टर विशिष्ट बेंचमार्क श्रेणियों को संकल्प योजनाओं में शामिल करने की सिफारिश करेगी। ठीक है, तो यहाँ से एक मोटी मोटी बात निकल के आती है, क्योंकि जो कमिटीज कमीशन सेटअप किए जाते हैं और खासकर अगर आरबीआई उनको सेटअप करता है तो बैंकिंग एग्जाम्स में काफ़ी जो है इम्पॉर्टेंट है बैंकिंग एग्जाम्स के लिए। तो यहाँ पर जो वन टाइम रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ लोन्स है, इसके लिए एक पैनल को गठित किया गया है, एक एक्सपर्ट कमेटी को गठित किया गया है। इस कमेटी के हेड कौन होंगे? केवी कामत होंगे। सो केवी कामत विल बी द हेड ऑफ दिस कमेटी। सो ही इज केवी कामत, यू कैन सी द इमेज। नाउ लेट्स सी अ क्वेश्चन। प्रश्न देख लेते हैं। रिसेंटली एन एक्सपर्ट कमिटी हैज बीन अपॉइंटेड बाय द आरबीआई फॉर वन टाइम रिस्ट्रक्चरिंग ऑफ लोन्स। हु विल बी द हेड ऑफ दिस कमिटी? शक्तिकांत दास, उर्जित पटेल, केवी कामत एंड एनके सिंह। हाल ही में आरबीआई द्वारा ऋणों के एक मुश्त पुनर्गठन के लिए एक विशेषज्ञ समिति नियुक्त की गई है। इस समिति के प्रमुख कौन होंगे? शक्तिकांत दास, उर्जित पटेल, केवी कामत और एनके सिंह। जल्दी से बताइए कमेंट करके क्या होगा इसका सही आंसर। द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन सी, दैट इज केवी कामत जो है सही आंसर होगा। शक्तिकांत दास जो है वो आरबीआई के जो है गवर्नर हैं। उर्जित पटेल जो है ये पूर्व गवर्नर रह चुके हैं आरबीआई के। अभी ये जो है ये चेयरमैन है किसके? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पॉलिसी फाइनेंस एंड पब्लिक फाइनेंस एंड पॉलिसी। ये चेयरमैन है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक फाइनेंस एंड पॉलिसी के। ठीक है, उसके बाद केवी कामत जो है उनकी अध्यक्षता में जो है कमेटी का गठन हुआ है। एनके सिंह कौन है? सब जानते हैं, जो 15th फाइनेंस कमीशन है, 15th फाइनेंस कमीशन जो है उसके अध्यक्ष हैं, चेयरमैन है 15th फाइनेंस कमीशन के एनके सिंह। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। Let's see the next news. KPMG ties up with Analytics Vidya to offer virtual sessions on data science and technology. डेटा विज्ञान और प्रौद्योगिकी पर आभासी सत्रों की पेशकश करने के लिए KPMG ने एनालिटिक्स विद्या के साथ करार किया है। Skills related to AI and data science, these are in short supply and high demand. Hence, this program will help in addressing the needs for such skills. तो एआई और डेटा साइंस से संबंधित जो कौशल है भारत में, उसमें जो उसकी सप्लाई कम है, आपूर्ति कम है और जो मांग है उसकी काफ़ी ज़्यादा है। जो अब कंपनीज हैं वो चाहती हैं कि उनके पास इस तरह के बंदे हों, ऐसी स्किल्स वाले लोग हों जो जिनमें एआई और डेटा साइंस से रिलेटेड स्किल्स हो, ऐसी उनके पास मैन पावर हो। ये कंपनीज चाह रही हैं, तो इस चीज़ को एड्रेस करने के लिए इस तरह के प्रोग्राम जो है वो लाए जा रहे हैं। The firms will launch different courses in the field of data science, machine learning and AI for working professionals and students। जो different firms हैं वो व्यावसायिक पेशेवरों के लिए और छात्रों के लिए डेटा विज्ञान, मशीन लर्निंग और एआई के क्षेत्र में विभिन्न पाठ्यक्रमों का शुभारंभ जो है वो करेंगे। इस तरह का जो पहला कोर्स लॉन्च किया गया है वो उसका नाम है एसेंट प्रो मास्टरिंग डेटा साइंस फॉर द इंडस्ट्री। ठीक है, ये जो है पहला कोर्स लॉन्च किया गया है। एनालिटिक्स विद्या की हम बात करें तो ये इंडिया बेस्ड एडटेक कंपनी प्लेटफॉर्म है। इट इज एन इंडिया बेस्ड एडटेक प्लेटफॉर्म एंड कुणाल जैन इज द फाउंडर एंड सीईओ ऑफ दिस कंपनी। एनालिटिक्स विद्या भारत आधारित
एडटेक प्लेटफॉर्म है और कुणाल जैन जो है वो इस कंपनी के संस्थापक और सीईओ हैं। KPMG in India is one of the leading providers of risk financial services and business advisory, internal audit, corporate governance। तो भारत में KPMG जोखिम वित्तीय सेवाओं और व्यापार सलाहकार, आंतरिक लेखा परीक्षा, कॉर्पोरेट प्रशासन के अग्रणी प्रदाताओं में से एक है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने जाना KPMG के बारे में, एनालिटिक्स विद्या के बारे में, और दोनों ने जो टाई अप किया है जिस चीज़ के लिए। और जैसे मैं बात कर रही थी कि डेटा साइंस की बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, तो अगर आपको याद होगा जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है, जिसको पहले मिनिस्ट्री ऑफ HRD कहा जाता था और अभी हाल ही में इसका नाम बदल के मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन रख दिया गया है, इन्होंने जो BSc डिग्री है इन डेटा साइंस एंड प्रोग्रामिंग, इसको जो है लॉन्च किया था। ये एक ऑनलाइन प्रोग्राम रहेगा एंड इसको ऑफर कौन कर रहा है, इस कोर्स को डिज़ाइन और ऑफर किसके द्वारा किया जा रहा है, बाय IIT मद्रास। ठीक है, IIT मद्रास के द्वारा जो है इसको ऑफर किया जा रहा है इस BSc डिग्री प्रोग्राम को, और ये अपनी तरह की पहले फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड डिग्री है ये। ठीक है, तो इसीलिए भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो जाता है। आगे चलते हैं हम लोग, न्यूज़ से रिलेटेड हम एक क्वेश्चन देख लेते हैं। Which company has tied up with KPMG in India to offer virtual sessions on data science and technology, analytics vidya, ALO learning, Qversity and Uable? किस कंपनी ने भारत में KPMG के साथ डेटा विज्ञान और प्रौद्योगिकी पर आभासी सत्र को पेशकश करने के लिए करार किया है? एनालिटिक्स विद्या, ALO लर्निंग, Qversity एंड Uable। क्या होगा इसका सही आंसर? व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस? वेरी इजी, ऑप्शन ए विल बी द correct answer, that is analytics vidya. Moving forward, National Handloom Day is celebrated every year on 7 अगस्त। हर साल 7 अगस्त को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाया जाता है and the day is observed to commemorate the स्वदेश movement launched on 7 August 1905। 7 अगस्त 1905 को शुरू किए गए स्वदेश आंदोलन को याद करने के लिए यह दिन मनाया जाता है। तो आपको याद होगा जो स्वदेशी मूवमेंट है और जो बॉयकॉट था वो स्टार्ट हुआ था इस दिन पे, तो उसी को याद करने के लिए जो नेशनल हैंडलूम डे मनाया जाता है 7 अगस्त को। The day aims to create awareness among the people about the handloom industry and its role in the socio-economic development। इस दिन का जो लक्ष्य है वो हथकरघा उद्योग और सामाजिक आर्थिक विकास में इसकी भूमिका के बारे में लोगों में जागरूकता पैदा करना है। हैंडलूम सेक्टर इन इंडिया इज अ सिंबल ऑफ द कंट्रीज कल्चरल हेरिटेज एंड इट इज ऑल्सो की टू विमेन एम्पावरमेंट। वाई? बिकॉज 70% ऑफ द वर्क फोर्स आर विमेन। भारत में हथकरघा क्षेत्र देश की सांस्कृतिक विरासत का प्रतीक है। यह महिला सशक्तिकरण की कुंजी भी है क्योंकि 70% हथकरघा बुनकर और संबद्ध श्रमिक महिलाएं हैं, तो इसीलिए बहुत ही ज़्यादा ये महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि यहाँ पे जो मैक्सिमम वर्क फोर्स है वो विमेन है, तो विमेन एम्पावरमेंट भी होता है और जो भारत का जो सांस्कृतिक विरासत है उसको अभी ये बहुत बड़ा प्रतीक है, इसीलिए जो है हैंडलूम सेक्टर बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। एज पर द 4th ऑल इंडिया हैंडलूम सेंसस विच वॉज कंडक्टेड इन 2019-20 देयर आर 26,73,891 हैंडलूम वीवर्स and 8,48,621 allied workers in the country। तो चतुर्थ अखिल भारतीय हथकरघा जनगणना जो 2019-20 में हुई थी उसके अनुसार देश में 26 लाख से ज़्यादा हथकरघा बुनकर हैं और करीब 9 लाख संबद्ध श्रमिक हैं। तो ये काफ़ी जो लोग हैं उनको जो लाइवलीहुड प्रदान करता है, उनकी जो है डिमांड्स को केटर करता है। On 7th August 2015, PM Narendra Modi celebrated the first National Handloom Day in Chennai to honor the weaving community। 7 अगस्त 2015 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चेन्नई में बुनाई समुदाय का सम्मान करने के लिए पहला राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाया था। आगे चलते हैं, लेट्स सी द क्वेश्चन। When was a first National Handloom Day celebrated in India? भारत में पहला राष्ट्रीय हथकरघा दिवस कब मनाया गया था? 2014, 2015, 2016 and 2017। So what will be the correct answer for this? क्या होगा इसका सही आंसर? जल्दी से बताइए कमेंट करके। So the correct answer for this will be option B, that is 2015। 2015 में पहला राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाया गया था। आगे चलते हैं, let's see the next news। DIAT wins first prize in Smart India Hackathon 2020। डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी DIAT ने स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन 2020 में
प्रथम पुरस्कार जीता है। स्मार्ट इंडिया हैकेथॉन 2020 इट वाज ऑर्गेनाइज्ड जॉइंटली बाय द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन विच वाज previously known as Ministry of HRD, Human Resource Development, and All India Council for Technical Education AICTE। स्मार्ट इंडिया हैकेथॉन 2020 का आयोजन किस किसने किया? शिक्षा मंत्रालय ने और अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद AICTE ने मिलकर किया। The hackathon was a national level competition for software edition which was held from 1st to 3rd August at Noida Institute of Engineering and Technology, उत्तर प्रदेश। तो ये जो हैकेथॉन है ये जो है राष्ट्रीय लेवल का जो है ये कंपटीशन था और ये 1 से 3 अगस्त तक ऑर्गेनाइज किया गया। कहाँ पर ये प्रायोजित किया गया था? ये प्रतियोगिता नोएडा इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, उत्तर प्रदेश में। DIT team was given rupees 1 lakh as prize money for providing a solution named Drishti for face expression and gesture recognition using AI। तो जो DIT की टीम थी उसको जो है 1 लाख रुपए जो है पुरस्कार दिया गया। किस लिए? क्योंकि उन्होंने AI का उपयोग करके चेहरे अभिव्यक्ति और हाव भाव पहचानने के लिए दृष्टि नामक का समाधान जो है प्रदान किया था। If we talk about Defense Institute of Advanced Technology, it is a deemed university under the Department of Defense Research and Development, Ministry of Defense। यह रक्षा मंत्रालय के रक्षा अनुसंधान और विकास विभाग के अधीन एक डीम्ड विश्वविद्यालय है एंड जो इसकी स्थापना है, जो स्टैब्लिशमेंट है वो 1952 में हुआ था। इट्स हेडक्वार्टर्स आर लोकेटेड इन पुणे, महाराष्ट्र एंड इसके जो चांसलर हैं, जो इसके कुलाधिपति हैं, वो डिफेंस मिनिस्टर होते हैं, जो अभी कौन है? राजनाथ सिंह हैं। सो हम DIT से रिलेटेड कुछ प्रीवियस न्यूज़ थी वो भी हम देख लेते हैं। तो DIT ने एक नैनो टेक्नोलॉजी बेस्ड एक डिसइंफेक्टेंट बनाया था, डिसइंफेक्टेंट स्प्रे बनाया था। डिसइंफेक्टेंट स्प्रे वाज डेवलप्ड नैनो टेक्नोलॉजी बेस्ड विच वाज नेम्ड एज अनन्या। तो अनन्या नाम का जो है यहाँ पर बनाया गया था DIT के द्वारा। एंड एक और चीज़ थी जिसकी वजह से DIT वाज इन न्यूज़, biodegradable mask which was named Pavitra Patti। So this was also developed by DIT। ओके, सो इन 2 कारणों से जो है ये न्यूज़ में था DIT। सबसे पहले जो डिसइंफेक्टेंट स्प्रे है नैनो टेक्नोलॉजी पर आधारित वो अनन्या वो बनाया गया था और दूसरा बायोडिग्रेडेबल मास्क जिसका नाम पवित्र पट्टी है वो भी बनाया गया था। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं हम लोग। लेट्स सी अ क्वेश्चन, विच इंस्टीट्यूट हैज वन द फर्स्ट प्राइज इन स्मार्ट इंडिया हैकेथॉन 2020? बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, गलगोटियाज यूनिवर्सिटी, सेंट्रल अकेडमी फॉर पुलिस ट्रेनिंग एंड डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी। सो किस संस्थान ने स्मार्ट इंडिया हैकेथॉन 2020 में प्रथम पुरस्कार जीता है? बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, गलगोटिया विश्वविद्यालय, पुलिस प्रशिक्षण के लिए केंद्रीय अकादमी और डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी। सो इसका सही आंसर क्या होगा? जल्दी से कमेंट करके बताइए। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी यानी कि डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी। लेट्स सी द नेक्स्ट न्यूज। कंट्रीज फर्स्ट किसान रेल स्पेशल पार्सल ट्रेन और किसान रेल फ्लैग्ड ऑफ फ्रॉम महाराष्ट्र। देश की पहली किसान स्पेशल पार्सल ट्रेन या किसान रेल को महाराष्ट्र से रवाना किया गया। द फर्स्ट किसान रेल पार्सल ट्रेन ऑफ इंडिया और किसान रेल वॉज फ्लैग्ड ऑफ फ्रॉम देवलाली स्टेशन ऑफ महाराष्ट्र। तो इसको कहाँ से रवाना किया गया था? जो महाराष्ट्र का देवलाली स्टेशन है वहाँ से इसको रवाना किया गया। तो किसान रेल अगर आपको याद आ रहा होगा तो ये बजट 2020-21 में इसको जो है इसकी घोषणा की गई थी और ये रेल मंत्रालय की एक प्रमुख पहल है। किसान रेल इज द फ्लैगशिप इनिशिएटिव ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज and it was announced during the budget 2020-21. The first train, this will transport fruits and vegetables between Maharashtra's Devlali and Bihar's Danapur railway station। ये पहली ट्रेन महाराष्ट्र के देवलाली और बिहार के दानापुर रेलवे स्टेशन के बीच फलों और सब्जियों का परिवहन करेगी। The train will cover a distance of 1,519 kilometers in around 32 hours. And on the same day in 1853, first train in India ran between Boribandar and Thane। So this day is very important because on the same day, that is on 7 August 1853, इस दिन को 7 अगस्त 1853 में भारत में पहली ट्रेन बोरीबंदर और थाने के बीच में चली थी। तो ये दिन इसलिए भी अब इम्पोर्टेंट हो जाता है।
और इसी दिन अब जो है पहली जो किसान रेल है उसको भी जो है हरी झंडी दिखाकर इसको रवाना किया गया। आगे चलते हैं। The aim of this initiative is to help in doubling farmers' income by providing seamless connectivity to markets. इस पहल का उद्देश्य बाजारों तक निर्बाध कनेक्टिविटी प्रदान करके किसान की आयु को दोगुना करने में मदद करना है। किसान रेल with frozen containers will build a national cold supply chain for perishables like फिश, मीट, मिल्क, फ्रूट्स एक्सेट्रा। सो इसमें जो किसान रेल है इसमें फ्रोजन कंटेनर है जिससे जो नेशनल कोल्ड चेन है, जो राष्ट्रीय शीत आपूर्ति श्रृंखला है, उसके निर्माण में ये काफ़ी हेल्पफुल रहेगा, जिससे जो खराब होने वाले पदार्थ हैं जैसे कि मछली, मीट हो गया, फिर मिल्क हो गया, दूध हो गया, फल हो गए, सब्जी हो गई, तो ये ऐसी खराब होने वाली जो चीज़ें हैं वो जो है टाइम से मार्केट में पहुंचेंगी, तो कंज्यूमर्स को भी टाइमली वो चीज़ मिलेगी और मार्केट तक फार्मर्स का सामान भी जाएगा, टाइम से पहुंचेगा, खराब नहीं होगा और किसानों की इससे आय भी दोगुनी होने में मदद मिलेगी। तो इसलिए जो किसान रेल स्कीम है काफ़ी अच्छी स्कीम है। आगे चलते हैं। लेट्स सी अ क्वेश्चन। इंडियाज फर्स्ट किसान रेल वॉज रिसेंटली फ्लैग्ड ऑफ फ्रॉम विच स्टेट? भारत की पहली किसान रेल को हाल ही में किस राज्य से हरी झंडी दिखाई गई? आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र एंड मध्य प्रदेश। तो जल्दी से कमेंट करके बताइए किस राज्य से हरी झंडी दिखाई गई है पहली किसान रेल को। वेरी इजी। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, दैट इज महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र इसका सही आंसर है। आगे चलते हैं हम लोग। IBBI अमेंड्स लिक्विडेशन प्रोसेस रेगुलेशंस 2020। IBBI ने परिसमापन प्रक्रिया विनियम 2020 में संशोधन किया है। एंड इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया it has notified IBBI liquidation process third amendment regulations 2020। इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया ने IBBI परिसमापन प्रक्रिया थर्ड अमेंडमेंट रेगुलेशन 2020 को अधिसूचित कर दिया है। एंड विद दिस अमेंडमेंट द कॉर्पोरेट्स हैव बीन गिवन फ्लेक्सिबिलिटी टू रिप्लेस IBBI's लिक्विडेटर ड्यूरिंग अ वॉलंटरी लिक्विडेशन प्रोसेस। तो इस संशोधन से क्या होगा कि जो भी कॉर्पोरेट्स हैं अब वो अपनी मर्जी से जो IBBI का लिक्विडेटर है उसको बदल सकते हैं और इसमें लचीलापन लाया गया है। और इसको लाने का कारण क्या है? देखो, पहले ऐसा प्रोविजन नहीं था रेगुलेशन में, लेकिन अब ये प्रोविजन ला दिया गया है क्योंकि ये कहा जाता है कि अगर मान लीजिए किसी वजह से अगर कोई लिक्विडेटर की मृत्यु हो जाती है, जब कोई लिक्विडेशन प्रोसेस चल रहा है, तो उसके लिए फिर क्या प्रावधान होने चाहिए कि कैसे नया लिक्विडेटर अपॉइंट किया जाएगा। तो उस प्रावधान को ऐड करने के लिए ये चेंजेस किए गए हैं। अब जो एग्जिस्टिंग लिक्विडेटर है, द एग्जिस्टिंग लिक्विडेटर कैन बी चेंज बाय अपॉइंटिंग अनदर इंसॉल्वेंसी प्रोफेशन एज लिक्विडेटर बाय रेजोल्यूशन ऑफ मेंबर्स। तो जो इंसॉल्वेंसी प्रोफेशन है कोई और है उसको लिक्विडेटर की तरह अपॉइंट करके बाय रेजोल्यूशन ऑफ मेंबर्स जो एग्जिस्टिंग लिक्विडेटर है उसको बदला जा सकता है। तो अब ये प्रावधान कर दिया गया है। ऑल्सो द कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स हैव टू फिक्स द फी पेबल टू द लिक्विडेटर। तो जो भी लिक्विडेटर होता है उसकी जो भी फीस है, जो भी उसको देय शुल्क है, वो लेनदारों की समिति को जो है तय करना होगा। ठीक है। अब यहाँ पे दिक्कत क्या आ रही थी कि जैसे लिक्विडेटर है, अब जो भी लिक्विडेटर है जो वसूली कर रहा है और वितरित कोई और कर रहा है, तो यहाँ पे समस्या ये आ रही थी कि किसको फीस दी जाए, कि जो लिक्विडेटर ने जो वसूली की है उसको फीस दी जाए या फिर जो लिक्विडेटर जिसने वितरित किया है उस वसूली को उसको जो है फीस दी जाए। तो यहाँ पर IBBI ने ये क्लैरिफाई कर दिया कि पहले ही कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स को फिक्स करना पड़ेगा कि क्या फी पेबल होगी लिक्विडेटर को। ठीक है। उसके बाद in case where a liquidator realizes any amount but does not distribute it, the fee payable to him shall be corresponding to the amount realized by him। तो ऐसे मामले में जहां पे एक परिसमापक किसी भी राशि को वसूल करता है लेकिन उसको वितरित नहीं करता है, जैसे मैंने अभी बताया था, उसके लिए देय शुल्क उसके द्वारा वसूली गई जो राशि है उसके अनुरूप होगा। इसी तरह से जिस बंदे ने जो राशि है जिसको वितरित किया गया है, वितरित तो किया लेकिन वसूला उसने नहीं है, तो भी उसके द्वारा वितरित राशि के अनुरूप शुल्क का वह हकदार होगा। ठीक है। तो यहाँ पे दोनों चीज यहाँ पे IBBI के द्वारा क्लैरिफाई कर दी गई है कि लिक्विडेटर की जो फीस है वो क्या होगी। ठीक है। इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया की हम बात करें, भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड की, सो इट वाज एस्टैब्लिश्ड ऑन 1 अक्टूबर 2016 अंडर द इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड ऑफ 2016। इसकी स्थापना 1 अक्टूबर 2016 को
इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड 2016 के तहत की गई थी। इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ आईबीसी। तो जो ये आईबीसी कोड है इसके क्रियान्वयन के लिए आईबीबीआई जिम्मेदार है और ये एक अद्वितीय नियामक है जो पेशे के साथ साथ प्रक्रिया को नियंत्रित करती है। तो इट इज अ यूनिक रेगुलेटर दैट रेगुलेट्स अ प्रोफेशन एज वेल एज द प्रोसेस। अभी करंट चेयरमैन कौन है, वर्तमान अध्यक्ष कौन है आईबीबीआई के? एमएस साहू हैं। ओके, चलिए आगे चलते हैं। लेट्स सी अ क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट ट्रू? निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य नहीं है? ध्यान से पढ़िए क्वेश्चन को। इट इज आस्क्ड विच स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया अमेंडेड लिक्विडेशन प्रोसेस रेगुलेशंस टू रिप्लेस liquidator during a voluntary liquidation process. The existing liquidator cannot be replaced by the resolution of members. So which statement is not true? One only, two only, both one and two, and none of the above. इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया ने लिक्विडेटर को स्वैच्छिक परिसमापन प्रक्रिया के दौरान बदलने के लिए परिसमापन प्रक्रिया नियमों में संशोधन किया है। मौजूदा परिसमापक को सदस्यों के संकल्प द्वारा प्रतिस्थापित नहीं किया जा सकता है। तो आपको बताना है कौन सा कथन सत्य नहीं है। केवल एक, केवल दो, एक और दो, दोनों, इनमें से कोई भी नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि केवल दो। जो सेकंड स्टेटमेंट है वो गलत है, क्योंकि जो अभी मौजूदा परिसमापक है, जो एग्जिस्टिंग लिक्विडेटर है, उसको हटाया जा सकता है, उसको रिप्लेस किया जा सकता है बाय द रेजोल्यूशन ऑफ मेंबर्स। कैसे? एक जो इंसॉल्वेंसी प्रोफेशन है उसको लिक्विडेटर की तरह अपॉइंट करके। आगे चलते हैं। लेट्स सी द नेक्स्ट न्यूज। पीएम महिंदा राजपक्षास पार्टी विंस जनरल इलेक्शंस। पीएम महिंदा राजपक्षे की पार्टी ने जो श्रीलंका में आम चुनाव हुए हैं उसको जीत लिया है। पीएम महिंदा राजपक्षे श्रीलंका पीपल्स पार्टी वन जनरल इलेक्शंस बाय 2/3 मेजोरिटी। तो 2/3 बहुमत के साथ जो महिंदा राजपक्षे हैं, पीएम है जो श्रीलंका के, उनकी श्रीलंका पीपल्स पार्टी ने ये आम चुनाव जीत लिए हैं। फॉर्मर मिनिस्टर सजीत प्रेमदासा समागी जना बालावेगा के जो उनकी पार्टी है तो वो बन गए हैं मेन अपोजिशन पार्टी आफ्टर पार्लियामेंट्री इलेक्शंस हेल्ड इन श्रीलंका ऑन 5 अगस्त 2020। तो 5 अगस्त 2020 को श्रीलंका में संसदीय चुनाव के बाद जो पूर्व मंत्री हैं साजिद प्रेमदासा, उनकी समागी जन बलवागा जो पार्टी है वो मुख्य विपक्ष पार्टी बन गई है। फॉर्मर पीएम रनिल विक्रमसिंघे United National Party could win only one seat. UNP is also the oldest party of Sri Lanka. So इसमें क्या है कि जो पूर्व प्रधानमंत्री रनिल विक्रमसिंघे हैं, उनकी जो यूनाइटेड नेशनल पार्टी है वो केवल एक ही सीट जीत पाई है और जो UNP है यानी कि यूनाइटेड नेशनल पार्टी है वह श्रीलंका की सबसे पुरानी पार्टी है। बात करें हम श्रीलंका की तो ये एक आइलैंड कंट्री है जो साउथ एशिया में स्थित है, यानी कि ये एक दक्षिण एशिया में एक द्वीपीय देश है। It lies in the south of the Bay of Bengal, southwest of the Bay of Bengal, and it lies to the southeast of Arabian Sea. ये बंगाल की खाड़ी के दक्षिण पश्चिम में स्थित है और अरब सागर के दक्षिण पूर्व में स्थित है। Its capital is Colombo and its currency is श्रीलंकन रुपीस। की राजधानी क्या है? कोलंबो है और इसकी जो मुद्रा है वो श्रीलंकन रुपी है। यहाँ पे आप लोकेशन देख सकते हैं मैप में श्रीलंका की। तो इधर बे ऑफ बंगाल है और इधर कहीं यहाँ पे अरेबियन सी है। गोतबया राजपक्षे इसके प्रेसिडेंट हैं, यहाँ पे राष्ट्रपति हैं गोतबया राजपक्षे। आगे चलते हैं। लेट्स सी अ क्वेश्चन। हु हैज लेड द पार्टी विच रिसेंटली वन श्रीलंकन जनरल इलेक्शंस बाय 2/3 मेजोरिटी। किसने उस पार्टी का नेतृत्व किया है जिसने हाल ही में 2/3 बहुमत से श्रीलंका के आम चुनाव जीते हैं? सजित प्रेमदासा, महिंदा राजपक्षे, रनिल विक्रमसिंघे, गोतबाया राजपक्षे। Guys, keep commenting the correct answer, like the video, share it. If you have any doubt, please mention that in comment box and also subscribe to our channel. You can also join us on our Telegram channel. Their study material is available for you guys. And guys, if you have any doubt related to current affairs, you can also opt for our 1-to-1 session. तो इसका जो सही आंसर है, द करेक्ट आंसर फॉर दिस इज ऑप्शन बी, दैट इज महिंदा राजपक्षे। मूविंग टू द नेक्स्ट न्यूज। चाइनीज मोबाइल फोन कंपनी वीवो नॉट टू बी एसोसिएटेड विद IPL 2020। तो जो चीनी मोबाइल फोन कंपनी है वीवो, 19 सितंबर से 10 नवंबर तक जो UAE में आयोजित होने वाले IPL हैं 2020 के, उससे ये नहीं जुड़ी होगी। The company will not be associated with IPL due to suspension of its title sponsorship deal by BCCI। तो BCCI ने जो टाइटल स्पॉन्सरशिप है इसकी वीवो की, उसको कैंसिल कर दिया है, जिसकी वजह से जो कंपनी है अब IPL के साथ नहीं जुड़ी होगी।
इससे पहले अर्लियर आईपीएल टाइटल स्पॉन्सरशिप वाज वन बाय वीवो फॉर 5 years फ्रॉम 2018 टू 2022। तो इससे पहले आईपीएल का जो प्रायोजन है वो वीवो द्वारा 2018 से 2022 तक 5 वर्षों के लिए जीता गया था, और अब ये जो है स्पॉन्सरशिप जो है यहाँ पे कैंसिल कर दी गई है बीसीसीआई के द्वारा। तो यहाँ पे बीसीसीआई से रिलेटेड कुछ जान लेते हैं। बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया वो एस्टैब्लिश्ड इन 1928। तो 1928 में भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड की स्थापना हुई थी। इट इज एन एसोसिएशन ऑफ स्टेट क्रिकेट एसोसिएशंस एंड नेशनल गवर्निंग बॉडी फॉर क्रिकेट इन इंडिया। तो ये भारत में क्रिकेट के लिए राज्य क्रिकेट संघों और राष्ट्रीय शासी निकाय का एक संघ है। इट्स हेडक्वार्टर्स आर लोकेटेड इन वानखेड़े स्टेडियम, मुंबई। तो इसके जो मुख्यालय वो कहाँ पर है? मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में है। सौरभ गांगुली इज द करंट प्रेसिडेंट। तो यहाँ पे जो करंट प्रेसिडेंट कौन है? सौरभ गांगुली है। और सेक्रेटरी कौन है, सचिव कौन है? यहाँ पे जय शाह है। लेट्स मूव टू द क्वेश्चन पार्ट। रिसेंटली बीसीसीआई हैज सस्पेंडेड टाइटल स्पॉन्सरशिप डील ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनीज। हाल ही में बीसीसीआई ने निम्नलिखित में से किस कंपनी का टाइटल प्रायोजन सौदा निलंबित कर दिया है? ओप्पो, Xiaomi, लावा एंड वीवो। सो व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस? क्या होगा इसका सही आंसर? ओप्पो, Xiaomi, लावा या फिर वीवो। बहुत इजी है। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, दैट इज वीवो। मूविंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट न्यूज। महाराष्ट्र अनाउंसेस पार्टनरशिप विद गूगल टू इंट्रोड्यूस डिजिटल एजुकेशन टूल्स इन स्कूल्स। सो महाराष्ट्र के स्कूलों में डिजिटल शिक्षा उपकरण पेश करने के लिए गूगल के साथ महाराष्ट्र की सरकार ने साझेदारी की घोषणा की है। महाराष्ट्र इज ऑल्सो द फर्स्ट स्टेट टू लॉन्च जी सूट फॉर एजुकेशन एंड गूगल क्लासरूम इन इट्स स्कूल। महाराष्ट्र अपने स्कूलों में शिक्षा और गूगल कक्षा के लिए जी सूट लॉन्च करने वाला पहला राज्य बन गया है। तो इसीलिए भी यहाँ पे न्यूज इंपॉर्टेंट हो जाती है। अगर आपसे पूछा जाता है कि विच इज द first state to launch G Suite for education and Google Classroom in its schools, so what will be the correct answer for this? That will be Maharashtra. Talking about Maharashtra in terms of area, it is India's third largest state, and in terms of population, it is the second most populous state in India. क्षेत्रफल की दृष्टि से महाराष्ट्र भारत का तीसरा सबसे बड़ा राज्य है। आबादी के लिहाज से यह दूसरा सबसे ज्यादा आबादी वाला राज्य है। और हम इसकी लोकेशन देख लेते हैं। लेट्स सी द लोकेशन। महाराष्ट्र, सो इट इज सराउंडेड बाय वेरियस स्टेट्स। इट शेयर इट्स बाउंड्री विद ओवर हेयर गुजरात, यू कैन सी, देन मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, कर्नाटका एंड गोवा। लेट्स नो समथिंग मोर अबाउट महाराष्ट्र। सो फर्स्ट ऑफ ऑल टेल मी हु इज द करंट सीएम ऑफ महाराष्ट्र। चीफ मिनिस्टर कौन है महाराष्ट्र के? वेरी इजी, उद्धव ठाकरे। Then next, the governor of Maharashtra, who is the present governor of Maharashtra, quickly comment. Bhagat Singh Koshyari. Okay. Who is the deputy CM? Who is the deputy CM in Maharashtra? Ajit Pawar. Now, Lok Sabha seats in Maharashtra. Such type of questions have been asked in past in SSC exams, that they are asking the Lok Sabha seats of or Rajya Sabha seats of many states. So, Lok Sabha seats in Maharashtra, how many are there? 48. And Rajya Sabha seats are, how many Rajya Sabha seats are there in Maharashtra? 19 Rajya Sabha seats are there. Okay, so this was some important information regarding Maharashtra. ये कुछ महत्वपूर्ण बिंदु थे महाराष्ट्र से संबंधित। आगे चलते हैं हम लोग। Let's see the question. Which of the following states has announced partnership with Google for introduction of digital tools in schools? निम्नलिखित में से किस राज्य ने स्कूलों में डिजिटल उपकरणों की शुरुआत के लिए गूगल के साथ साझेदारी की घोषणा की है? महाराष्ट्र, गुजरात, आंध्र प्रदेश एंड कर्नाटका। सो व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर? क्या होगा इसका सही आंसर? द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन महाराष्ट्र इसका सही आंसर है। मूविंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट न्यूज। Karnataka launches 8 new products to mitigate COVID-19 pandemic. कर्नाटक ने कोविड-19 महामारी को कम करने के लिए जो है 8 नए उत्पाद लॉन्च किए हैं। और ये जो नए उत्पाद हैं 8, इनकी जो शुरुआत है वो किसके द्वारा की गई है? बेंगलुरु स्थित बायो इनोवेशन सेंटर के द्वारा। सो द बेंगलुरु बेस्ड बायो इनोवेशन सेंटर इनिशिएटेड स्टार्टअप्स हैव डेवलप्ड दिस products.
One of the products launched is a chewable tablet. The tablet contains curcumin and vitamin B12. They fight inflammation and infection. Another important product is HVAC module for sanitizing air circulation in AC. So लॉन्च किए गए उत्पादों में से एक चबाने योग्य टैबलेट है. गोलियों में कुर्क्यूमिन और विटामिन B12 है. वे सूजन और संक्रमण से लड़ते हैं. एक अन्य महत्वपूर्ण उत्पाद एसी में वायु संचलन को साफ करने के लिए एक HVAC मॉड्यूल भी शामिल है. The Bengaluru-based Bio Innovation Center is a Karnataka Innovation and Technology Society's initiative, and it is promoted by Karnataka government's Department of Information Technology, Biotechnology and Science and Technology. बेंगलुरु जैव नवाचार केंद्र एक कर्नाटक नवाचार और प्रौद्योगिकी सोसाइटी की एक पहल है. इसका प्रचार कर्नाटक सरकार के सूचना प्रौद्योगिकी, जैव प्रौद्योगिकी और विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा किया जा रहा है. तो मोटी मोटी बात यह है कि यहाँ पे कर्नाटक गवर्नमेंट ने जो है 8 प्रोडक्ट्स लॉन्च किए हैं और जो है वो बेंगलुरु बेस्ड बायो इनोवेशन सेंटर के जो द्वारा शुरू किए गए स्टार्टअप्स हैं उनके द्वारा ये प्रोडक्ट बनाए गए हैं. इन प्रोडक्ट में जो है कुछ च्यूएबल चबाने वाली जो टैबलेट है, च्यूएबल टैबलेट्स हैं जिसमें कुर्क्यूमिन और विटामिन B12 शामिल है. लेट्स नो समथिंग अबाउट विटामिन B12. सो इट इज ऑल्सो नोन एज साइनोकोबालामिन और कासल्स एक्सट्रिंसिक फैक्टर. इसे सियानोकोबालामिन या फिर कैसल के बाहरी कारक के रूप में भी जाना जाता है. इट इज ऑब्टेन फ्रॉम स्पिरुलिना, लिवर, मीट, फिश, एग्स एंड मिल्क्स. और ये इंपॉर्टेंट क्यों होता है? क्योंकि आरबीसी के उत्पादन, डीएनए संश्लेषण और न्यूरोलॉजिकल सिस्टम के लिए काफ़ी आवश्यक होता है. इट इज रिक्वायर्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ आरबीसीज, डीएनए सिंथेसिस एंड न्यूरोलॉजिकल सिस्टम. इट्स डेफिशिएंसी कॉज्ड पेरिनीशियस एनीमिया. इसकी कमी से एनीमिया का खतरा हो सकता है और मेजर केसेस में नर्वस जो है या फिर सीवियर केसेस में नर्वस सिस्टम का ब्रेकडाउन भी हो सकता है. इसलिए विटामिन B12 बहुत इंपॉर्टेंट है. तो ये इसमें शरीर में इसकी कमी आने से जो सोचने की क्षमता है वो कम हो जाती है, काफ़ी दिक्कतें आती हैं. आगे चलते हैं हम लोग. लेट्स सी अ क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन इज कंटेन्ड इन द च्यूएबल टैबलेट्स रिसेंटली लॉन्च बाय कर्नाटका टू मिटिगेट कोविड-19 पेंडेमिक. निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन हाल ही में कर्नाटक द्वारा कोविड-19 महामारी को कम करने के लिए चबाने योग्य गोलियों में शामिल है? विटामिन B5, विटामिन B7, विटामिन B12 and विटामिन B17. Quickly comment the correct answer. The correct answer for this will be option C, that is vitamin B2. Moving forward to the next news, rupees 10 lakh fine imposed against Patanjali Ayurved and Divya Mandir Yog Trust. पतंजलि आयुर्वेद और दिव्य मंदिर योग ट्रस्ट के खिलाफ 10 लाख रुपए का जुर्माना जो है लगाया गया है. एंड दिस फाइन हैज बीन इम्पोज्ड बाय मद्रास हाई कोर्ट. तो जो मद्रास उच्च न्यायालय है उसके द्वारा जो है ये लगाया गया है फाइन. द कोर्ट हैज इम्पोज्ड फाइन बिकॉज पतंजलि आयुर्वेद एंड दिव्या मंदिर योग ट्रस्ट हैज मेड क्लेम्स अबाउट क्योरिंग ऑफ कोविड-19 बाय कोरोनिल. तो हाल ही में अगर आपको याद होगा कि पतंजलि आयुर्वेद और दिव्य मंदिर योग ट्रस्ट ने इन्होंने एक दवाई बनाई थी कोरोनिल और उसका प्रचार जो है उन्होंने बोला था कि कोविड-19 के इलाज में जो है ये काम आने वाली दवाई. ऑल्दो बाद में उन्होंने क्लैरिफाई किया, लेकिन इसकी वजह से जो अदालत है मद्रास की उच्च न्यायालय है उन्होंने उस पर जो है 10 लाख का जुर्माना लगाया है. पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड, इट वाज फाउंडेड इन 2006 एंड इट्स हेडक्वार्टर्स आर लोकेटेड इन हरिद्वार. पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड की स्थापना कब हुई थी? 2006 में हुई थी और इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ पर है? हरिद्वार में है. आगे चलते हैं. Let's see a question. Which of the following high courts has imposed rupees 10 lakh fine against Patanjali Ayurved and Divya Mandir Yog Trust? पतंजलि आयुर्वेद और दिव्य मंदिर योग ट्रस्ट के खिलाफ किस उच्च न्यायालय ने 10 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है? बॉम्बे हाई कोर्ट, कलकत्ता हाई कोर्ट, मद्रास हाई कोर्ट एंड दिल्ली हाई कोर्ट. तो मुंबई उच्च न्यायालय, कलकत्ता उच्च न्यायालय, मद्रास उच्च न्यायालय या फिर दिल्ली उच्च न्यायालय. जल्दी से बताइए कमेंट करके क्या होगा इसका सही आंसर. विच कोर्ट हैज इम्पोज्ड रुपीज 10 lakh फाइन अगेंस्ट पतंजलि आयुर्वेद? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, दैट इज मद्रास हाई कोर्ट, मद्रास उच्च न्यायालय. Let's see the next news. NHAI has signed MOU for setting up of Center of Excellence for use of artificial intelligence in data-driven decision making and advanced data management system for highways. NHAI ने हाईवे के लिए डेटा चालित निर्णय लेने में कृत्रिम बुद्धिमत्ता के उपयोग पर
उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। दिस MOU हैज बीन साइंड बिटवीन IIT दिल्ली एंड NHAI। तो NHAI और IIT दिल्ली के बीच जो है ये समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। इसमें जो है जो जगह है COP को अंतरिक्ष और ढांचागत सुविधा जो है वो IIT दिल्ली जो है प्रोवाइड करेगी, यानी कि जो जगह है और जो इंफ्रास्ट्रक्चर की जो फैसिलिटी है सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के बनाने के लिए वो कौन प्रोवाइड करेगा, वो IIT दिल्ली प्रोवाइड करेगी। जबकि जो NHAI है वो जो है प्रोवाइड करेगा डेटा सपोर्ट और फाइनेंशियल सपोर्ट टू द प्रपोज्ड COE। तो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस यानी कि जो उत्कृष्टता केंद्र है उसके लिए जो सहायता है और डेटा की जो सहायता है और जो वित्तीय सहायता है वो कौन प्रदान करेगा, NHAI प्रदान करेगा। NHAI विल ऑल्सो प्रोवाइड COE एक्सेस टू इट्स डेटा सॉफ्टवेयर डेटा लेक। तो अभी हाल ही में हमने कुछ दिन पहले पढ़ा था डेटा लेक के बारे में, जो NHAI के द्वारा डेटा सॉफ्टवेयर जो है वहाँ पर यूज़ किया जाता है। तो इसका जो एक्सेस है वो COE को भी प्रोवाइड किया जाएगा NHAI के द्वारा, क्योंकि हमने पढ़ा था कि NHAI ने पूरी तरह से डिजिटलाइज हो गया है, ये हमने पढ़ा था। ठीक है, आगे चलते हैं। लेट्स नो समथिंग अबाउट NHAI। इट इज़ एन ऑटोनोमस एजेंसी ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये भारत सरकार की एक स्वायत्त एजेंसी है। इट इज़ नोडल एजेंसी ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज। ये सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की एक नोडल एजेंसी है। इट वॉज फाउंडेड इन 1988। इसकी स्थापना 1988 में हुई थी। एंड इट एट्स क्वार्टर्स आर लोकेटेड इन न्यू दिल्ली। इसका मुख्यालय कहाँ पर है, नई दिल्ली में स्थित है। एंड इसके जो करंट चेयरमैन है, क्विकली कमेंट हु इज द करंट चेयरमैन ऑफ NHAI। आई हैव डिस्कस दिस अर्लियर ऑल्सो, इसको मैंने पहले भी डिस्कस किया है। करंट चेयरमैन कौन है NHAI के, सुखबीर सिंह यादव, सुखबीर सिंह सांधू, सॉरी सुखबीर सिंह सांधू जो हैं वो NHAI के करंट चेयरमैन हैं। आगे चलते हैं। लेट्स सी अ क्वेश्चन। NHAI हैज साइंड MOU for setting up of Center of Excellence for use of AI in data-driven decision making with which of the following? NHAI ने निम्नलिखित में से किसके साथ डेटा चालित निर्णय में कृत्रिम बुद्धिमत्ता के उपयोग के लिए उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? IIT दिल्ली, IIT मद्रास, IIT कानपुर एंड IIT गुवाहाटी। So what will be the correct answer for this? The correct answer is option A, that is IIT Delhi. Moving forward to the next news. Khelo India mobile app online training program. It has been launched by SAI, जो स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, उसने खेलो इंडिया मोबाइल ऐप ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया है। एंड दिस प्रोग्राम इज फॉर प्रिंसिपल्स एंड फिजिकल एजुकेशन टीचर्स। तो ये जो प्रोग्राम है ऑनलाइन ट्रेनिंग का किस किस के लिए है, ये जो है स्कूल के जो प्रिंसिपल्स हैं और जो फिजिकल एजुकेशन के जो टीचर्स हैं उनके लिए है। और इस प्रोग्राम को किस किस के साथ लॉन्च किया गया है, इन एसोसिएशन विद CISCE एंड CBSE। तो CISCE और CBSE के साथ मिलकर जो है ये प्रोग्राम लॉन्च किया गया है। ये 7 अगस्त से शुरू हो गया है। द स्कूल प्रिंसिपल्स विल बी एनकरेज टू एम्पावर देयर फिजिकल एजुकेशन टीचर्स फॉर कैरिंग आउट खेलो इंडिया फिटनेस असेसमेंट थ्रू द खेलो इंडिया मोबाइल ऐप। स्कूल प्रिंसिपलों को खेलो इंडिया मोबाइल ऐप के माध्यम से खेलो इंडिया फिटनेस आकलन करने के लिए अपने शारीरिक शिक्षकों यानी कि फिजिकल एजुकेशन टीचर्स को सशक्त बनाने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। आगे चलते हैं, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के बारे में जानते हैं। सो SAI इट वॉज फाउंडेड इन 1982, 1982 में इसकी स्थापना हुई थी। इसके हेडक्वार्टर्स कहाँ पर है, दिल्ली में है। एंड हु इज द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, मिनिस्टर ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स। तो जल्दी से कमेंट करके बताइए हु इज द करंट मिनिस्टर ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स। युवा मामले और खेल मंत्री कौन है, जल्दी से कमेंट करके बताइए। बहुत इजी है आंसर। किरण रिजिजू है, ठीक है। एंड एक इसमें और चीज़ है जो खेलो इंडिया गेम्स है, जैसा हमने कल भी डिस्कस किया था खेलो इंडिया के बारे में। तो खेलो इंडिया जो गेम्स हैं इनको 2018 में लॉन्च किया गया था स्पोर्ट्स मिनिस्टर के द्वारा। उस टाइम पे जो स्पोर्ट्स मिनिस्टर थे उनके द्वारा इसको लॉन्च किया गया था 2018 में। और जो पहले खेलो इंडिया यूथ गेम्स हैं इसको कहाँ पे लॉन्च किया गया था, न्यू दिल्ली में हुए थे सबसे पहले खेलो इंडिया गेम्स, ठीक है। ये भी हमने कल डिस्कस किया था। और खेलो इंडिया गेम्स को जो स्कीम है इसको लॉन्च करने का पर्पज़ यही है कि जो भारत में जो टैलेंट है उसको जानना और लोगों में जो खेल है उसको और ज़्यादा प्रमोट करना।
ठीक है, आगे चलते हैं। लेट्स सी अ क्वेश्चन। इन विच ईयर वाज द खेलो इंडिया स्कीम लॉन्च्ड? खेलो इंडिया योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? 2016, 2017, 2018 या फिर 2019? जल्दी से कमेंट करके बताइए। व्हेन वाज दिस खेलो इंडिया स्कीम लॉन्च्ड? वेरी इजी। The correct answer is option C, that is 2018. So friends, here we have covered the daily current affairs in English as well as in Hindi. And if you like this session, please like it, share it as much as you can. कोई भी डाउट है कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाइए नोटिफिकेशन के लिए। कोई भी डाउट है और या फिर कोई भी ऐसी चीज़ है जो आप चाहते हैं, कुछ पढ़ाने के तरीके में बदलाव चाहते हैं, तो वो भी आप बता सकते हैं। और यूं ही डेली करंट अफेयर्स फॉलो करते रहिए, यूं ही हमारे साथ जुड़े रहिए, तैयारी करते रहिए। ऑल द बेस्ट स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच।